आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी का 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें क्रम विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में एवोल्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं। बेसिकली क्रम विकास होता क्या है, तो जीवों का इतना सारा जीवों का हम लोग विभिन्नता देखते हैं, अलग अलग प्रकार की जाति देखते हैं। ये सब कहाँ से उत्पन्न हो गया है, कैसे आ गया है, इसके बारे में जानेंगे। और एकाएक सब आ गया है कि एक एक करके आया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या है, पहले का अगर बात करेंगे तो छोटे जीवों का निर्माण हुआ था, उससे धीरे धीरे क्या होते गया, बड़े जीवों का निर्माण होते गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रम विकास कहते हैं, एवोल्यूशन का नाम से हम लोग जानते हैं। आगे दिया है विकास की मौलिक कल्पना। हम अपने चारों ओर नित्य असंख्य जीव जंतुओं को देखते हैं, जिसका हम लोग गिनती नहीं किया जा सकता है। वैसे अलग अलग प्रकार के चारों तरफ हम लोग जीव जंतु को देखते हैं। ये सभी जीव जंतु बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, और वैसे कि हम लोग जितना देखते हैं सब अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। कोई छोटा होता है, हम लोग ऐसा भी देखने को मिलता है, कोई जीव जंतु बहुत छोटा होता है, अत्यंत सरल हम लोग को देखने को मिलता है, जिसका जो शरीर होता है एक ही कोशिका का बना हुआ रहता है। प्रोटोजोआ से लेकर, इसमें बहुत सारे जीव होते हैं जो प्रोटोजोआ से लेकर बहुकोशिकीय तक भी हम लोग देखते हैं। बड़े बड़े जीवों को भी देखते हैं, जिसका शरीर क्या होता है, बहुत अत्यंत जटिल होता है, जिसको हम लोग बहुत अत्यंत जटिल बोल सकते हैं। तो छोटे से लेकर बड़े बड़े जीवों को हम लोग देखते हैं। अब ये जीव ऐसे, अब देखो ये जीव जो होते हैं अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, अपने जीवन का जितना भी आवश्यक चीज होते हैं उसके अनुसार वो अनुकूलित होते हैं, और वहाँ पे रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इतना सारा विभिन्न प्रकार के जीव कहाँ से उत्पन्न हो जाता है, कैसे आ जाता है, इसके बारे में हम लोग को दिमाग में चलते रहता है। अब इसके बारे में कि सब कैसे आ जाता है, कहाँ से उत्पन्न हो जाता है, उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण उपलब्धियों के एक महान उपलब्धि क्रम विकास का सिद्धांत है। अब बहुत लोग क्रम विकास का सिद्धांत दिए थे, और किस प्रकार से दिए थे वो हम लोग देखने वाले। अब देखो हम लोग क्रम विकास का अर्थ क्या होता है, पहले यहाँ पर बताया गया है। क्रम विकास का अर्थ क्या होता है, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो क्रम विकास सिद्धांत के अनुसार जितने भी वर्तमान जीव जंतु इस संसार में है, उनकी उत्पत्ति पूर्व उपस्थित अनेक अन्य जीव जंतुओं से हुई है। ये पूर्वज अपेक्षाकृत सरल थे, धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें आनुवंशिक परिवर्तन होते गया, और ये सब परिवर्तन इससे एकत्र होते गए, और तथा इनके परिणाम स्वरूप वर्तमान जीव का उदय हुआ। अब देखो हम लोग अभी वर्तमान में जो भी जीव जंतु को देखते हैं, जो भी जीव जंतु को वर्तमान में हम लोग देखते हैं, जो भी जीव जंतु है उसको हम लोग वर्तमान में जो देखते हैं, वो क्या होता है कि जो वर्तमान में जीव जंतु को हम देखते हैं वो किसी न किसी उसके प्रीवियस कोई एक पूर्वज रहा होगा, जिससे उसका निर्माण हुआ है। एक उसके क्या होता है, अभी भी जो भी वर्तमान में जीव जंतु है उसके एक पूर्वज रहा होगा जिससे उसका निर्माण हुआ है, और जिससे उसका निर्माण हुआ है हो सकता है वो बहुत ही सरल आकृति का होगा, बहुत सरल होगा, बहुत साधारण सा होगा। ये कैसे होता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो आनुवंशिक परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलता है, और धीरे 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 करते करते इतना ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है कि एक नए जीवों का क्या हो जाता है, उत्पत्ति हो जाता है, एक नए जीवों का निर्माण हो जाता है। और ऑब्वियस है तो एक नए जीवों का निर्माण होने के बाद वो क्या होता है, जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के साथ अनुकूलित होता है तो वो जीवित रह पाता है, अगर अनुकूलित नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही नए जीवों का निर्माण होता है। तो वो अपने पूर्वज से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, थोड़ा बहुत अपने आनुवंशिक परिवर्तन उसके शरीर में होते रहता है, और होते 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 इतना कुछ साल लाखों वर्ष बीतने के बाद हो सकता है उसी जीव से क्या हो जाता है, एक नए जीवों का निर्माण हो जाता है। और जो नए जीव होते हैं अगर उस वातावरण में अनुकूलित है रह गया तो जीवित रह जाएगा, अगर अनुकूलित नहीं हुआ तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। किसी भी विशिष्ट जीव के विकास सदैव दो बातों पर निर्भर करता है। तो किसी भी विशिष्ट जीव का अगर निर्माण होता है तो दो बातों पर निर्भर करता है, अपनी आबादी के समरूपी दूसरे सदस्यों से जटिल आपसी संबंध। अब देखो जो उसके आबादी में समरूप होता है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें मिलता जुलता रहता है, और जटिल अपने आप को बनाता है, और आपसी कुछ ना कुछ उसके साथ संबंध देखने को मिलता है। जब भी हम लोग जीव को देखते हैं तो दो जीवों को कंपेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ संबंध हम लोग को
आपसी संबंध, समरूप संबंध कुछ न कुछ देखने को मिलता है, कुछ न कुछ समानता उसमें हम लोग को देखने को मिलता है। दूसरे यहाँ पर लिखा हुआ उसका संपूर्ण वातावरण, वातावरण पर भी उसका बनावट पर असर पड़ता है। अलग अलग वातावरण में अलग एक ही जाति का जीव होता है, लेकिन अलग अलग जगहों पर उसका जो बनावट होता है वो उसमें परिवर्तन आ जाता है। जीव के प्राकृतिक आबादी समूह के अन्य सदस्यों के आपसी संबंध के बगैर समझे जाति संकल्पना को समझ पाना असंभव है। तो आपसी जो संबंध होता है उसको पहले हम लोग समझेंगे, तभी जाकर हम लोग जाति संकल्पना, एक नया नया जाति का निर्माण किस प्रकार से हो पाता है, तभी जाकर हम लोग उसको बात को समझ पाएंगे। और ये जो भी होता है, वैसे कि यहाँ पर लिखा भी है, विकास के मूलभूत सिद्धांत दो महत्वपूर्ण बातों पर बल दिया जाना चाहिए, जैसे जीन संरचना, जीन में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है, एवं शरीर में यह कैसे कार्य करता है, कैसे वातावरण जीव के अनुकूलन, उनकी विभिन्नताएं, उसका कायम रखना तथा उनमें जीवन इतिहास को प्रभावित करता है। एतवत् वातावरण में ही विकास प्रकरण में निर्देशात्मक शक्ति है। जैसे जीव वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करता है, जो जीव होता है वातावरण के प्रति क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, और उसमें अपने आप को बनाए रखने के लिए ट्राई करता है, मतलब कोशिश करता है। यह उनकी जीनी संरचना अथवा जीन समूह के उत्परिवर्तन जीन तथा जीन के संयोजन के आधारित होता है। अब उनमें जो जीन होते हैं, ये जीन समूह होते हैं, उसी पर यह निर्भर करता है कि उस वातावरण में वो रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। आगे की बात करें, क्रम विकास का अध्ययन जीव विज्ञान का एक निश्चित एवं सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। क्रम विकास का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये महत्वपूर्ण शाखा बोला जाता है। इसका अध्ययन भी अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की भांति प्रयोग एवं परीक्षणों पर आधारित होता है, और ये भी क्या होता है, प्रयोग और परीक्षण करके इस पर निष्कर्ष निकाला जाता है। किंतु क्रम विकास के अध्ययन की इस दिशा में अपनी कुछ सीमाएं हैं। विकास अत्यंत सीमा प्रकरण, मतलब अब जो ये विकास होता है इस पर अगर हम लोग कुछ भी परीक्षण करते हैं तो एक सीमा तक ही हम लोग कर पाते हैं। बहुत सारे विकास आदिकाल में हो चुके हैं, इसलिए बहुत सारे विकास आदिकाल मतलब पुराने कालों में हो चुका है, किंतु उन सबका प्रयोगों द्वारा परीक्षण संभव नहीं है। जो पहले से हो चुका है उसका हम लोग परीक्षण नहीं कर पाते हैं। फिर भी जीवाश्म में हमारे अब इसका हम लोग जब मान लो कि अगर आदिकाल में जो घटना हो चुका है, अगर उसका हम लोग फिर भी कुछ हद तक चाहते हैं कि इसका परीक्षण करें, तो उसके लिए उसका जीवाश्म का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म मतलब क्या होता है, उसके कंकाल, हड्डी वगैरह जो दबे रहते हैं जमीन के अंदर, उससे उसका परीक्षण किया जाता है किस प्रकार के जीव था और किस प्रकार के जीव से इसका निर्माण हुआ था। जीव संख्या अनुवांशिकी भी कुछ सीमा तक परोक्ष प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो जीव संख्या जो होता है अनुवांशिकी, जो जीव संख्या अनुवांशिकी होता है, वो भी कुछ ना कुछ डायरेक्ट तौर पे क्या करता है, कुछ ना कुछ परिणाम देता है कि इस जीव का निर्माण किस प्रकार से हुआ होगा। सबसे पहले यहाँ पर बात किया जा रहा है जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुआ, जीवन कैसे आया, यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। और वैसे कि अलग अलग वैज्ञानिक का अलग अलग तर्क है, अलग अलग विचार है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि बेसिकली मेन मुद्दा क्या है कि किस प्रकार से उत्पन्न हुआ और किसका जो अलग अलग वैज्ञानिकों में से किस वैज्ञानिक का मत को सही माना गया है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। कि सबसे पहले यही जानेंगे कि क्या पृथ्वी पर कैसे जीवन का निर्माण हो गया। तो इस पृथ्वी पर जीव का अस्तित्व प्रारंभिक काल में नहीं थी। अगर शुरुआत का बात करेंगे, अगर पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं था, कोई भी जीवन का अस्तित्व नहीं था। पृथ्वी निर्माण के प्रारंभिक काल में इतना अधिक ताप था। अब जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस टाइम पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा अधिक था। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस टाइम पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा अधिक था कि जीव का उस समय उपस्थित होना असंभव था। अब ताप इतना ज़्यादा था कि कोई जीव उपस्थित नहीं हो सकता। अब प्रश्न उठता है कि आज पृथ्वी पर भांति के जो असंख्य जीव जंतु उपस्थित है, उनकी उत्पत्ति कब और कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जीवन की उत्पत्ति के विषय को लेकर अनेक कल्पनाएं की जाती है। तभी हम थोड़ा देर पहले बताए कि अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा अलग अलग कल्पना किया जाता है कि जीवन की उत्पत्ति इस प्रकार से हुआ है। कुछ वैज्ञानिक तो अपने प्रयोगों द्वारा ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न करने में
सफल हुए हैं जिनमें जीव उत्पत्ति होने की कल्पना की जा सकती है। अब देखो, वैज्ञानिक क्या करता है, ऐसा परिस्थितियां उत्पन्न करता है जहाँ पे जीवों का निर्माण हो सकता है। इन वैज्ञानिकों का मत है कि यदि आदि पृथ्वी में कुछ भौतिक रासायनिक गुण विद्यमान थे, तो हम सहज ही विश्वास कर सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय के पश्चात जीवन की उत्पत्ति अनिवार्य घटना थी। अब देखो, इन लोग साइंटिस्ट द्वारा बताया जा रहा है कि अगर हम लोग बात करेंगे, अगर कुछ भौतिक रासायनिक गुण उपस्थित थे अगर पृथ्वी पर, तो काफ़ी लंबे समय क्या हुआ होगा, तो इस पर जीवन का निर्माण हुआ होगा। इनका यह भी मत है कि जीवन के उद्भव एवं लंबे समय में कई जटिल चरणों में हुआ होगा। अब इनका ये भी मत है, ये भी कहना है कि इसका जो उद्भव हुआ है, जब निर्माण जो हुआ है, वो बहुत लंबे समय में हुआ है और इसके लिए बहुत जटिल चरण का भी उपयोग हुआ है, अलग अलग चरणों से गुजरा है, तभी जाके आज के डेट में इतना सारे जीवों की विभिन्नता देखने को हम लोग को मिलता है। अगर यह जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत, थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरी दिया गया, अलग अलग विचार दिया गया कि जीवन का निर्माण किस प्रकार से हुआ। इस समय को लेकर अनेक मत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित मुख्य मत बताया गया है। सबसे पहले एक नंबर स्वतः जनन। सबसे पहले एक मत दिया गया स्वतः जनन। इसमें क्या बताया गया इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इस मत के अनुसार अधिकांश जंतुओं की उत्पत्ति स्वतः अजीवी पदार्थों से होती है। अब ये मत के अनुसार बताया गया कि जो जीव का उत्पत्ति हुआ है अजीवी पदार्थों से हुआ है। अजीव मतलब निर्जीव पदार्थों से हुआ है। विश्वासियों का विश्वास था कि नील नदी के कीचड़ सूखने के पश्चात, तो नील नदी है उसका कीचड़ सूखने के पश्चात मछली, मेढक, सांप, घड़ियाल इत्यादि जीवित जंतु अपने आप पैदा हो जाते हैं। इनका कहना क्या था कि जब नील नदी का कीचड़ सूखा था तो उस टाइम अपने आप क्या हुआ था, मछली, मेढक, सांप, घड़ियाल ये सब का निर्माण हो गया था। इस मत के प्रवर्तकों के अनुसार मक्खियाँ मांस तथा तितलियाँ फेने से उत्पन्न होती है। अब बताया गया कि जो मक्खियाँ होती है वो सात से लिखा है, सात से, और ये तितलियाँ जो होती है फेने से उत्पन्न होती है। ये मत बताया गया था। इस धारणा को धक्का देने वाला पहला वैज्ञानिक, मतलब इसको झूठा कहने वाला पहला वैज्ञानिक, ये जो मत बताया है ये पूरी तरह से क्या है, झूठा है। वो कौन वैज्ञानिक थे, तो फ्रांसिस्को रेडी वैज्ञानिक थे। इन्होंने बता दिया कि ये जो मत बता रहे हैं ये पूरी तरह से क्या है, गलत है। अब रेडी अपना प्रयोग करके बताया कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ था। रेडी द्वारा क्या बताया गया उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। रेडी मांस के टुकड़ों को चौड़े मुंह वाले जारों में रखा। एक मांस का टुकड़ा था जिसको चौड़े मुंह वाले जार में रखा गया। मांस का कोई भी मीट जो होता है तो उसका टुकड़ा एक जार में रख दिया गया। कुछ मुंह कागज या मल के कपड़े से बंद थे, इसको बंद करके रखा गया। यहाँ पर देख सकते हैं मलमल के कपड़ा से इसको ढक के रखा गया था। एवं कुछ जारों में मुंह खुले थे, कुछ जारों में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसका मुंह खुला हुआ है और ये बंद किया हुआ है। इसमें देखो, इसमें भी कोई लार्वेज नहीं है, इसमें मीट डाला हुआ है और इसमें ये खुला हुआ है, ठीक है। इनमें मांस के टुकड़े सड़ रहे थे और मांस जिसमें रखा हुआ था मांस का टुकड़ा धीरे धीरे क्या हो रहा था, सब में सड़ रहा था। ये तीनों देख सकते हैं, ये दोनों ढका हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ दिनों के बाद रेडी ने बंद जार में कोई भी डिम्फक नहीं पाया। मक्खियों ने कागज एवं मलमल के कपड़े के ऊपर अंडे दिए थे जिससे डिम्फक बना। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर मक्खी ने क्या किया था, अंडा के दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं
यही अंडा देने के जहाँ कारण डिंभक का निर्माण हुआ। अब खुले जाड़ में मक्खी डिंभक में पाए गए थे। खुले जाड़ में मक्खी कहाँ पे? डिंभक के अंदर, मतलब इसके अंदर यहाँ पे पाए गए थे। मक्खियों के कागज एवं मलमल के कपड़े के ऊपर अंडे दिए थे जिनसे डिंभक बना। खुले जाड़ में मक्खी डिंभक पाए गए जिनमें मक्खियाँ मांस तक पहुँच गए और उन्होंने वहाँ अंडे दिए जिनसे डिंभक उत्पन्न हुए। एतवत एक यह परिणाम निकला कि मक्खियाँ मांस से नहीं वरन अंडे से उत्पन्न होती है, अर्थात जीव की उत्पत्ति पूर्व स्थिति जीव से ही होती है। तो इन्होंने क्या किया था? अब देखो, अब यहाँ पर मांस रखा हुआ था, तो मक्खी मांस के पास जा रहा है, फिर भी यहाँ नए मक्खी का निर्माण हुआ था अंडा देकर। यहाँ पर भी अंडा देकर मक्खी का निर्माण हुआ। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो मक्खी बना, इस मक्खी से ही बना, न कि ये मीट से बना, न कि ये गोश्त खाने से बना। कहने का मतलब यहाँ पर ये थे इनके द्वारा, रेड्डी ने ये बताया था। आगे लुईस पासवर्ड का प्रयोग। अब इन्होंने क्या प्रयोग किया था उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पास्चर में अपने प्रयोगों के आधार पर स्वतः जनन मत की भूल प्रमाणित कर दी। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर में अपने प्रयोगों के आधार पर स्वतः जनन मत की भूल प्रमाणित कर दी। उन्होंने एक फ्लास्क में, अब देखो ये प्रयोग किस प्रकार के किया, कब किए थे? 1864 में किए थे। अब उन्होंने एक फ्लास्क में पोषक पदार्थ का घोल लिया जिसमें सारा पोषक पदार्थ मिल सके। इसके पश्चात उसकी गर्दन को गर्म कर इस प्रकार की रचना बनाए। उसके गर्दन को, फ्लास्क जो था उसके गर्दन को गर्म करके कैसा आकृति बना दिया है? इस प्रकार की आकृति इसका बना दिया गया। घोल को भली भांति उबाला गया। जो घोल बनाया गया था उसको पूरी तरह से उबाला गया। गर्दन के अंतिम सिरे को इस प्रकार सील कर दिया गया कि वातावरण से कोई भी जीव उसमें प्रवेश, मतलब इसको इस प्रकार से सील किया गया कि इसमें कोई भी जीव प्रवेश न कर पाए। इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख दिया गया, गर्म करके फिर इसको ठंडा करने के लिए रख दिया गया। काफी समय के पश्चात भी इसमें कोई जीव उत्पन्न नहीं हुआ। अब पास्चर ने फ्लास्क के गर्दन के सिरे को तोड़ दिया। जो गर्दन बनाया था उसको सिरे को तोड़ दिया गया। कुछ दिनों के बाद फिर फ्लास्क के अंदर के तरल पदार्थ की परीक्षण की तो उसने उसमें अनेक सूक्ष्म जीव देखे। तब उन्होंने क्या देखा कि उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव था। तो फ्लास्क की गर्दन के सिरे को तोड़ देने से उसमें पूर्ण जीव उत्पन्न हुए, क्योंकि वातावरण से सूक्ष्म जीव उसमें प्रवेश कर गए थे। इस प्रयोग के आधार पर यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया कि जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर पहले से पाए जाने वाले जीवों से हुई है, कि वे अपने एकाएक अजीवी पदार्थों से उत्पन्न। अब देखो वो फ्लास्क यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इसको पहले इस आकार का आकृति बना दिया गया, उसको पैक कर दिया गया। लेकिन जब पैक कर दिया गया, इसको जब चेक किया गया तो इसमें कुछ भी नहीं पाया गया। इसको गर्म करके ठंडा किया गया था, लेकिन जब इसको यहाँ से नली को क्या किए, तोड़ दिए, खुला छोड़ दिए, तो इसमें देखे कुछ नए जीवों का, सूक्ष्म जीव का निर्माण हो चुका है। अब ये निष्कर्ष क्या निकाले कि जो कुछ बाहर से उसमें जीव आया था, वही जीव क्या किया, उसमें नए जीवों का निर्माण कर दिया। इससे ये पता चला कि कोई भी जीव का जो निर्माण होता है, पहले से उपस्थित जीव होते हैं, उन्हीं से क्या होता है, नए जीवों का निर्माण होता है। ठीक है, इनके प्रयोग द्वारा, और इनके प्रयोग को भी सही माना गया था। और भी बहुत सारे मत है, सब यहाँ पर एक और अभी मत दिया हुआ है, विशेष सृष्टि। इनका मत क्या था? इसके मत अनुसार जीव की उत्पत्ति किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा एक बार अथवा थोड़े थोड़े समय के अंतराल में हुई। मतलब कोई एक सुपर पावर था जो क्या कर दिया, आकर जीव का निर्माण कर दिया, और एक बार थोड़े थोड़े होकर इसका निर्माण होते चला गया। बस इनके द्वारा ये बताया जाता है कि सच है नहीं, सब कोई अद्भुत पावर है नहीं कि ऐसे जीव का निर्माण हो गया। कॉस्मोजोइक सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या था? क्रॉस मोजोइक सिद्धांत।
आर्हेनियस ने 1903 में कहा था, तो आर्हेनियस साइंटिस्ट 1903 में कहा था कि जीव की उत्पत्ति हुई नहीं, वरन पदार्थों की भांति वे भी ग्रह पर हमेशा से विद्यमान रहे। कहने का मतलब ये इनके द्वारा बताया कि जीव की उत्पत्ति नहीं हुआ है, जीव पहले से ही था। जो ग्रह है उस पर पहले से ही क्या था, जीव था, किंतु अब यह जानते हैं कि तत्व ही इस पृथ्वी पर हमेशा से नहीं रहा है, तो फिर जीव हमेशा से कैसे भी विद्यमान रह सकता है। उनकी दूसरा परिकल्पना के अनुसार जीव की उत्पत्ति अन्य ग्रहों पर हुई। और अब देखो, अब ये तो बोल दिया कि पहले से ही ग्रह पर जीव था, लेकिन फिर पता चला कि जो जीव में जो पदार्थ पाए जाते हैं, जो तत्व पाए जाते हैं, वो तो पहले से था ही नहीं अर्थ पे, तो उसका कैसे निर्माण हो गया। तब इन्होंने फिर से मत दिए कि जो पहले से जीव निर्माण हुआ दूसरे ग्रह पर हुआ था, और उस ग्रह से फिर यहाँ पर इस ग्रह पर जीव का निर्माण ऐसे चलते चला गया। ये एक ही बार कोई नया जीव का निर्माण नहीं हुआ है, मतलब पहले से ही जीव था जो दूसरे ग्रह पर था और फिर इस ग्रह पर आ गया, इनके मत के अनुसार। आगे मत दिया है प्राकृतिकवाद सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तकों का कहना है कि आदि समुद्र में जीव अनुकूल वातावरण में स्वतः उत्पन्न हुआ। तो इनके अनुसार बताया जा रहा है जो समुद्र, जो पुराना समुद्र था, उसमें जो जीव था अपने आप स्वतः क्या हो गया था, उत्पन्न हो गया था। उस समय समुद्र में अनेक पदार्थों के अतिरिक्त प्रचुर मात्रा में अनेक कार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित थे, और यह भी बताया गया उनके द्वारा कि पहले से ही समुद्र के अंदर कार्बनिक पदार्थ उपस्थित थे जो जीवों में पाए जाते हैं। हमको पता है कि जो भी जीव होते हैं उनमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो अजीव होते हैं, निर्जीव होते हैं, उसमें अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये था कि पहले से ही समुद्र में कार्बनिक पदार्थ है, इसीलिए समुद्र के अंदर क्या हो गया, नए वहाँ से जीवों का उत्पत्ति हुआ, जीवों का निर्माण हुआ। अब ये जो सिद्धांत बताए थे प्राकृतिकवाद का सिद्धांत, इससे बहुत सारे साइंटिस्ट क्या है, सहमत रखते हैं, बोलते हैं कि ये बहुत हद तक ये सही है, बहुत हद तक क्या है, ये सही है। और भी मत यहाँ पर दिया गया चार्ल्स डार्विन का मत। 1858 में चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि जीव की उत्पत्ति समय वातावरण युग में से अस्थिया बिल्कुल भिन्न थी। उनके अनुमान था कि अमीनो अम्ल जीव के शरीर के बाहर मौजूद था। उन्होंने फॉस्फेट एवं अमोनिया का ताप एवं प्रकाश के प्रभाव से संयोजन कर प्रोटीन संश्लेषण किया। उन्होंने यह भी कहा कि अब यह संभव नहीं है कि ये पदार्थ जीव के बाहर रह सके, क्योंकि सूक्ष्म जीव इनको शीघ्र ही नष्ट कर देंगे। अब उन्होंने क्या किया था कि कुछ पदार्थ का निर्माण कर दिया जो जीवों में पाए जाते हैं, जैसे अमीनो अम्ल। इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़े थे कि अमीनो अम्ल पाया जाता है, और ये यही प्रोटीन में पाया जाता है अमीनो अम्ल। तो ये बेसिकली ये जीवों के शरीर में होता है, इसका निर्माण इन्होंने कर दिया था। तो इन्होंने निर्माण कैसे कर दिया था, फॉस्फेट और अमोनिया को ज़्यादा ताप पर प्रकाश पर संयोजित कराकर प्रोटीन संश्लेषण किया था, मतलब प्रोटीन का निर्माण करके दिखा दिए थे। इस तरह से उन्होंने बोला कि इसी प्रकार से क्या हुआ है, जीवों का निर्माण हुआ है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट का अलग अलग मत आया, हम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे और किसका क्या क्या मत आया। ये जैसे मेन जो इम्पोर्टेंट मत है यही याद रखना है, प्राकृतिकवाद का सिद्धांत और चार्ल्स डार्विन का मत थोड़ा हद तक क्या है, सही है। ठीक, तो ये दो चीजें ध्यान में रखना है। तो हम लोग बात कर रहे हैं आदि पृथ्वी। आदि पृथ्वी मतलब पुरानी, ठीक है, आदि मतलब होता ही है पुरानी। पुरानी पृथ्वी कैसा था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, ऐसा अनुमान किया जाता है कि पृथ्वी का निर्माण आज से पहले कितना वर्ष, 4 से 500 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। तो पृथ्वी का निर्माण अनुमान लगाया जाता है 4 से 500 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। आधुनिक वैज्ञानिकों के मतानुसार सूर्य और ग्रहों की उत्पत्ति एक अत्यंत गर्म एवं तीव्र गति से घूमते हुए कॉस्मिक ध्रुव। अब देखो इसका जो निर्माण हुआ है, जो सूर्य के चारों तरफ बहुत सारे ग्रह घूमते रहते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसका निर्माण बताया जाता है कि इसका जो निर्माण हुआ है बेसिकली ये किससे हुआ है, तो एक बहुत तेज गति से घूम रहा था क्या, कॉस्मिक।
कॉस्मिक धूल और गैसों के बादल के एक गोले से एक साथ हुआ है। वह बादल का गोला मुक्त परमाणुओं का बना था, जिसमें अधिकांशतः हाइड्रोजन परमाणु था। अब देखो, अब एक बादल के गोले से क्या हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ है, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या था, हाइड्रोजन परमाणु पाया जा रहा था। घूर्णन एवं गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप यह बादल का गोला चिपककर चिपटी उन गोले तस्तरी के आकार के हो गए। तत्पश्चात यह टूट गया, जिससे अनेक, अब यही बादल का गोला क्या हो गया, टूटा और टूट के अनेक प्रकार के पिंड का निर्माण कर लिया। तो उसी में कोई ग्रह बन गया, वो सूर्य बना और उसके सूर्य के चारों तरफ ये सब के सब घूमने लगा। मध्य भाग सूर्य बन गया और उसके चारों तरफ छोटे छोटे टुकड़े घूमने लगे, जो अन्य प्रकार के ग्रह का निर्माण हो गया। इन पिंडों और कॉस्मिक धूल के कारण गैस गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में आकर्षित होने लगी और धीरे धीरे यह गैसीय पिंड ठोस पिंडों के रूप में परिवर्तित हो गया और वही ठोस पिंड के रूप में परिवर्तित हो गया, हो गया, ग्रह का निर्माण कर लिया। ये पूरा बताया गया ये पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। आगे बताया गया कि लोहा और निकेल गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप बीचों बीच एकत्र होने लगे। अब देखो, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो लोहा और निकेल था पृथ्वी पर, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण एकत्र होने लगे। अब ये पृथ्वी के उसी भाग में उपस्थित है। यह पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग बना हुआ है। वही सबसे आंतरिक भाग में क्या है, लोहा और निकेल पाया जाता है, जिससे ये बना हुआ है। उनसे हल्के और तत्व जैसे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि ने उसके चारों ओर एकत्र होकर मध्य भाग का निर्माण किया पृथ्वी का, जिससे हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि मिलकर वायुमंडल का निर्माण किया, जो पृथ्वी के चारों तरफ गैस के रूप में पाया जाता है। और ये चारों गैसों मुख्यतः आज के वायुमंडल में भी उपस्थित है। धीरे धीरे कई लाखों वर्षों तक पृथ्वी ठंडी होती गई। पहले जो बना था वो पूरी तरह से गर्म था और धीरे धीरे ठंडा होता गया और मुक्त परमाणु के में आसपास के संयोजित होकर अणुओं का निर्माण किया। तो उसमें जितना भी परमाणु था मिलकर क्या हो गया, अणुओं का निर्माण होना शुरू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप मुक्त परमाणु लुप्त होने लगे। जितना भी जो फ्री परमाणु था वो सब के सब लुप्त होने लगा, इसलिए वो मिलकर क्या बनने लगा, अणु का निर्माण करने लगा। चूंकि पृथ्वी के सतह पर हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन बहुलता थी, इसका ज्यादा मात्रा था, अतः इन्हीं तत्वों के आपस में अभिक्रिया कर सर्वप्रथम अणुओं का निर्माण किया। इसके फलस्वरूप पृथ्वी के सतह पर एक ठोस परत का निर्माण हो गया और इस परत को गैसीय वायुमंडल परत हम लोग कहते हैं। इस परत को ही हम लोग इसी परत को हम लोग गैसीय वायुमंडल परत कहते हैं, जिसमें बहुत सारे गैस का निर्माण, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन का परत हम लोग देखने को मिलता है। अब आदि वायुमंडल में जो पुराना वायुमंडल था वो कैसा था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पुराना वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रहा था, उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसको आदि वायुमंडल और आदि समुद्र के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।